हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो इस वीडियो के अंदर हम सीडीपी के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि आप लोगों को आगे आने वाले पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको सेम ही के सेम क्वेश्चन टपक जाए वहां पर, लेकिन आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट सेम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको इन क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो इनसे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट आप लोगों को देख सकते हैं क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने के लिए मिलेंगे, एस्टेट में देखने के लिए मिलेंगे, और बाकी के टीचिंग एग्जाम्स में भी सेम सीडीपी का लेवल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन गिवन अ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब आपको इन सीडीपी के लिए थ्योरी बहुत अच्छे से कर लेनी है। थ्योरीज कुछ है, बंडूरा की थ्योरी है, ठीक है ना, वाइगोत्स्की की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पियाजे की और कोलबर्ग की। ये चार थ्योरी तो बहुत ज्यादा ही अच्छे से आपको करनी है। इसके अलावा में एरिक्सन और थॉर्नडाइक की थ्योरी भी है, जो कि हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। और कहने को हम लोग शुरू में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट जब आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको खुद ब खुद जो है कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो दो लोगों ने दी है, एक तो कोलबर्ग है और एक जो है वो पियाजे है। ठीक है, अब कोलबर्ग जो है वो यहाँ पर दिए नहीं हुए हैं नैतिक विकास, तो यहाँ पर पियाजे होगा। पियाजे ने दो तरीके की थ्योरी दी थी, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि उनकी फेमस थी, आप लोगों को पता ही होगा, है ना, जिसके अंदर उनकी स्टेजेस हैं और सेंसरी मोटर वगैरह, और एक दी थी उन्होंने मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर पियाजे हो जाएगा। अगर हम बात करें बाकियों की, तो वाइगोत्स्की ने जो है वो सामाजिक उसके ऊपर थ्योरी दी है, ठीक है ना, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे ये, और बंडूरा भी एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, और तो इसका आंसर जो है वो पियाजे हो जाएगा। ठीक है, पियाजे ने दी हुई है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाती है, वो भी पियाजे ही आंसर आएगा। ठीक है, टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शंस डेवलप ड्यूरिंग, तो टेरिटरी सर्कुलर मतलब ये जो है ना, ये जो पियाजे ने अपनी स्टेजेस दी थी, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल, इसके अंदर की भी स्टेजेस थी। तो ये टेरिटरी जो सर्कुलर रिएक्शन है ये इसके अंदर आ जाता है कि बच्चा जो है वो सारी चीजों में अपने आप जो है वो काम करने की सोचता है और सारी जगह भाग भाग के खुद ही काम करता है। वो सारी एक्टिविटीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, सेंसरी मोटर में हो जाएगा। विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, अब कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, नॉट करेक्ट, ये ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, करेक्ट देखिए आप ऑप्शन मत क्लिक करिएगा। सबसे फर्स्ट किसके स्टेटमेंट में बोल रहे हैं, ये डेवलपमेंट के। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सतत क्रिया है, ये बिल्कुल है। इट इज एन अनडायमेंशनल, यूनिडायमेंशनल, कम्युलेटिव इन नेचर, तो संचयी प्रवृत्ति होती है, हाँ जी होती है। और देयर इज एन इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट, ये भी होता है। तो हमें सुनने में वैसे ही साफ साफ पता लग रहा है कि यूनिडायमेंशनल नहीं होती। यूनिडायमेंशनल मतलब एक ही तरह से डेवलपमेंट नहीं होता। डेवलपमेंट बहुत टाइप से होता है, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से बहुत सारे टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, ये यूनिडायमेंशनल नहीं होती। ओके, रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डेवलप इन द स्टेज। अब रिवर्सिबिलिटी जो है वो किस स्टेज में आती है। अब रिवर्सिबिलिटी आप लोगों को ना एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, साफ साफ आपको ध्यान रखनी है कि रिवर्सिबिलिटी हो गया, ओके, मतलब कि रिवर्स करना चीजों को। ओके, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये पियाजे की जो थ्योरी है उनके अंदर से आ रखे हैं। ठीक है, उनके अंदर से आपसे पूछा गया है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, ठीक है, वो 0 से 2 साल की होती है। उसके बाद में प्री ऑपरेशनल होती है, वो 2 से 7 वर्ष की होती है। उसके बाद में आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। और बाद में आपकी फॉर्मल होती है, जो कि 11 से 15 वर्ष, ठीक है ना, या 16 वर्ष ऐसे आ जाती है। ओके, अब रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब उल्टा करना, सीधा करना, ये सारी चीजें जो है वो किस एज में आ जाती है, तो 7 से 11 वर्ष की एज में जो है ये सारी चीजें आ जाती है, क्योंकि बच्चा प्राइमरी क्लास में जाना स्टार्ट कर देता है ना। उससे ऊपर जो है वो 2 से 7 वर्ष है, तो उसमें इतना ज्यादा दिमाग जो है वो नहीं हो पाता। 7 से 11 वर्ष में प्राइमरी क्लास में होता है बच्चा। तो यहाँ पर आपको चीजें ध्यान रखनी है कि इसके स्टेज के अंदर आपकी 7 से 11 वर्ष वाली जो कि कंक्रीट है, जिसका आंसर भी यही आएगा, रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, कंक्रीट में बच्चा क्या क्या चीजें जो है वो करता है। एक तो उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी मतलब आगे पीछे करना, जैसे कि अगर आपने कोई चीज उसको दी है, जैसे कि ए, बी और डी है, तो उसको पता है कि डी से पहले जो है वो सी आता है। ठीक है ना, इस तरीके से। और अगर कोई चीज गलत लगाई हुई है तो उसको सीधा करके वो लिख सकता है। इस तरीके की चीजें उसको थोड़ी बहुत आ जाती है। ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो इसको बैकवर्ड काउंटिंग में भी लिख सकता है, 3 है, 2 है, 1 है। तो ये रिवर्सिबिलिटी हो गया। ऐसे ही इसी तरीके से क्लासिफिकेशन भी 7 से 11 वर्ष की एज में ही आता है, तो ये चीज भी वहां पे पूछी जा सकती है। क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन और रिवर्सिबिलिटी, ये चारों चीजें जो है वो पूछी जाती है। 3 बार तो सी है, ठीक है ना, 3 सी है, जिसके अंदर कंजर्वेशन मतलब कंजर्व करके कोई चीज जो रखी है उसकी नॉलेज उसको हो जाती है कि किसी एक बाउल के अंदर पानी रखा है और एक इस तरीके के बाउल में पानी रखा है, तो वो समझ जाएगा कि पानी की मात्रा जो है वो सेम ही है। ठीक है ना, कंजर्व करने की बस बर्तन में फर्क है। तो इस तरीके से चीजें जो है, वरना छोटे में हमें लगता है कि ये तो ज्यादा पानी है, ये कम पानी है, ऐसा। ओके, क्लासिफिकेशन मतलब कि एक ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, तो वो स्क्वायर को अपनी जगह पे रख सकता है, तो सर्कल को अपनी जगह पे, तो ये हो गया क्लासिफाई, वो कर सकता है। ठीक है, सीरिएशन मींस अगर उसको अल्फाबेट अलग अलग करके दे दिए जाए तो यूं करके, तो वो लाइन वाइज लगा सकता है, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, तो ये हो गया सीरिएशन। ठीक है ना, तो इस तरीके के। और रिवर्सिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया कि रिवर्सिबिलिटी मतलब उल्टा सीधा करके हो जाता है। तो ये जो सारी स्टेजेस हैं, ये सारी चीजें जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। पियाजे की, उसमें पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आपको कर लेना है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो है वो किसने दिया था? तो इसका आंसर जो है वो वर्दी में हो जाएगा, इन्होंने दिया था लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ठीक है ना, निकटता का सिद्धांत। द स्टडी ऑफ विच द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो बोल रहे हैं कि लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो साइकोलॉजी है और चाइल्ड डेवलपमेंट है, दोनों का जो विकास है बीच में जो है वो कहाँ पर कब होता है? तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान रखना है डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, या फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो इसमें आपका आंसर जो है वो सोशल साइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी जो है इसके आंसर जो है वो कौन हो जाएंगे? तो विलियम वॉन्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है वो फर्स्ट प्रयोगशाला के खोजकर्ता या प्रतिपादक थे, ओके, विलियम वॉन्ट। ओके उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? अब पियाजे की आपको अगर अवस्थाएं पता हो, जैसे कि सेंसरी मोटर होती है 0 से 2 वर्ष, है ना, इतनी बार रिपीट कर लेंगे कि समझ ही आ जाएगा हम लोगों को। प्री ऑपरेशनल जो होती है वो होती है 2 से 7 वर्ष, जिसमें बच्चा छोटा होता है। एमिनिज्म वाली एक्टिंग उसके अंदर आती है, रिवर्सिबिलिटी वो नहीं कर पाता, ठीक है ना। इकोसेंट्रिज्म होता है, ओके, सिंबल से समझता है चीजों को, कंजर्वेशन की उसके अंदर समझ नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है कंक्रीट ऑपरेशनल जो कि 7 से 11 वर्ष होती है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया ही 3 बार सी और एक सीरिएशन हो गया, ओके। और उसके अलावा में फॉर्मल, फॉर्मल के अंदर 11 से 15 वर्ष, तो ये हो गया। तो कौन सी वाली स्टेज नहीं है? तो यहाँ पर लेटेंसी स्टेज जो है इसमें कोई सी भी नहीं होती, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि नो ही पूछा है तो नो वाला ही आंसर देना है। इमेजिनरी ऑडियंस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? इमेजिनरी ऑडियंस मींस जब हम ख्यालों में खो जाते हैं, तो अब आप लोगों को पता है ख्यालों में हम कब खोते हैं? एडोलसेंस के अंदर, ठीक है ना। देखे है ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम ऐसा देख लेते हैं, या कोई ना कोई हम सपना देखने लग जाते हैं, हम पागलों की तरह सोचने लग जाते हैं, अरे वाह अगर ऐसा होता तो कैसा होता, काश मैं वहां होती, यहाँ होती। तो वो सारी चीजें हम एडोलसेंस स्टेज में करते हैं, ठीक है। ओके एडोलसेंस स्टेज कौन सी होती है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो हमारी किशोर अवस्था होती है, ठीक है। आप लोगों को मैं डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस बता देती हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान भी रखनी है। जैसे कि सबसे पहले जो स्टेज हो जाती है इसके अंदर आप लोगों की आ जाती है, सबसे पहली स्टेज इन्फेंसी होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देखिए सबसे पहली स्टेज जो है वो इन्फेंसी होती है डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। इन्फेंसी जो होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है, ठीक है। उसके बाद में अर्ली चाइल्डहुड होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 वर्ष तक की, ठीक है ना। अब इन्फेंसी के अंदर जो है वो सिर्फ जो है बच्चा सेंसेस से सीखता है, ठीक है। सेंसेस स्टेज होती है, ये सेंसिटिव पीरियड होता है जिसको बोला जाता है। अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 से 6 वर्ष की होती है, उसमें प्ले एज होती है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, फटाफट देखा ना आप लोगों ने, बच्चा जो हम बोलते हैं वही बच्चा सीख रहा होता है बोलने के लिए, तो वो सारी चीजें। इमेटिव एज होती है 0 से 2 वर्ष वाली, इमेटिव मींस जो हम करते हैं वही बच्चा जो है सीख सीख के आगे से करने लग जाता है। और उसके बाद में लेटर चाइल्डहुड आता है, लेटर चाइल्डहुड होता है 6 से 12 वर्ष, ठीक है। इसके अंदर गेम एज होती है, ये लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज होती है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो रहता है इस एज में, मोटर डेवलपमेंट फास्ट होती है, मतलब बच्चा जो है बहुत बहुत अलग अलग तरीके की एक्टिविटी सीखता है, ओके। और इसके अलावा में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जो एरिक्सन ने भी दे रखा है इसके अंदर, आप लोग आगे जाके एरिक्सन की थ्योरी करेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा, ओके। और उसके बाद में अर्ली लेटर के बाद में आ जाता है लास्ट में एडोलसेंस, ठीक है। एडोलसेंस के अंदर क्या होता है, जो कि है आपकी आगे की स्टेज, जो कि मतलब कि 12 से बाद में, मतलब 13 से 15 18 कभी भी आप देख सकते हो, एडोलसेंस की स्टेज जो 12 साल के बाद की होती है, ठीक है। ये एक गोल्डन पीरियड होता है, एडोलसेंस को गोल्डन पीरियड कहा गया है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, मतलब हम लोग जो है 12th में 10th में ऐसे हो जाते हैं, और हम लोगों को बहुत ज्यादा दिमाग में चीजें जो है वो चलती रहती है ना, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती है, और आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एडोलसेंस की स्टेज में आइडेंटिटी खोलते हैं हमने कि हम एक्चुअली में हैं कौन और हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो वो सारी चीजें एडोलसेंस में होती है। तो इस तरीके के आपको ध्यान रखना है ये स्टेजेस, ठीक है, डेवलपमेंट की। कौन कौन सी थी? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलसेंस, ओके। आगे, अ चाइल्ड सेज द मून इज लाफिंग इन इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा जो है वो बोल रहा है चांद है वो हंस रहा है, अब एक्चुअली वो हंस नहीं रहा है, बट हमें लग रहा है कि उसको लग रहा है कि वो हंस रहा है, तो ये आपका एनिमिज्म है, ठीक है ना। एनिमिज्म कौन सा स्टेज होती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये एनिमिज्म की जो है जिसके अंदर अभी हम कर ही रहे थे, कोलबर्ग वाली और पियाजे वाली। पियाजे के अंदर भी हम लोगों ने करा था ना, सेंसरी मोटर के बाद, सेंसरी मोटर के बाद कौन सी स्टेज होती है? प्री ऑपरेशनल, ठीक है। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, और थोड़ी सी बस चीजों का आपको ये कहते हैं ना कि मतलब कि आप लोगों को पता रहेगा कि ये चीज इसके अंदर है, तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, जिसमें वो निर्जीव चीजों को भी संजीव समझ रहा है, ओके। चांद एक्चुअली में हंस नहीं सकता, बट ही इज थिंकिंग कि चांद जो है वो स्माइल कर रहा है, ओके। तो वह एनिमिज्म है। एनिमिज्म का मतलब ये होता है कि निर्जीव चीजों को भी संजीव समझना, ओके। which statement is correct according to the operant conditioning। अब operant conditioning, अब ये देखो कंडीशनिंग का वो आ गया, ये थॉर्नडाइक ने जो एक वो दी थी, ठीक है ना, कंडीशनिंग की थ्योरी। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या होता है कि कोई चीज जब हम बार बार करवाते हैं तो वही चीज की हमें आदत पड़ जाती है। तो इसका एक कुत्ते वाला एग्जाम्पल भी है। कुत्ते के आगे जो है वो बेल रखी गई, और बेल और खाना वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और जब वो बेल बजती थी तो कुत्ते को लगता था कि मुझे खाना मिल रहा, तो खाने की प्लेट उसके आगे कर दी जाती थी। ऐसे ही जो है दोबारा से वो बेल बजती और वहां पर प्लेट आती, और वो कुत्ता जो है उसको खाने के लिए आता, फिर बेल बजती,
उसको प्लेट आती और कुत्ता उसको खाने के लिए आता। तो उसको पता था कि बेल बजेगी वैसे ही खाना आएगा और उसको भूख लग जाती थी उसी को बेल बजते साथ ही। उसको लगता था कि बस अब मेरे जीभ से जो है पानी लप आ रहा है और मुझे खाना खाना है। तो वो चीज उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, बिहेवियर के अंदर कंडीशनिंग की गई कि अब अगर हम प्लेट नहीं भी रखेंगे तो अगर बेल बज रही है ना तो प्लेट नहीं भी आई तो भी कुत्ते के मुंह में पानी आने लग जाएगा, क्योंकि कंडीशनिंग ही ऐसी कर दी गई है उसके बिहेवियर में कि उसको अब भूख लग रही है दिखते साथ, बेल को सुनते साथ। ओके, तो इसमें नेगेटिव इन्फोर्समेंट इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी नेगेटिव इन्फोर्समेंट इंक्रीज अनडिजायरेबल बिहेवियर। देखो अनडिजायरेबल तो होता नहीं है, पनिशमेंट भी होती नहीं है, ठीक है ना। वंस अ बिहेवियर इज लर्न इट इज नॉट फॉरगॉटन, ये भी ऐसा नहीं है। अगर आप कोई चीज एक बार सीख लेते हैं तो आप कभी भूल नहीं सकते। अगर आप उस चीज को करना बंद कर देते हैं तो आप भूल जाएंगे। जैसे अभी आप एस्टेट की पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि एस्टेट का आपको एग्जाम देना है, बट अगर आगे जाके आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आप ये चीजें याद नहीं रखोगे क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब नेगेटिव रेनफोर्समेंट जो है वो इंक्रीज करता है डिजायरेबल बिहेवियर को। नकारात्मक पुनर्बल वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। मतलब हमें कोई चीज चाहिए तो हमें अगर कोई नेगेटिव रीइंफोर्स कर रहा है, मतलब कि लालच दे रहा है, ठीक है ना, तो वो चीज जो है हमारे डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करती है कि हमें ये चीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा और करनी है और करनी है, ठीक है, उसको बोला जाता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, उसके बाद में चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट प्रोपाउंडेड बाय हुम। तो चाइल्ड अप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो माइंड किसने किया था? अब सीएटी आप लोग इधर से ही ध्यान रख लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म है ये, ठीक है ना। अभी किसने प्रोपोज किया था? बेलैक ने, ठीक है ना, बेलैक ने। आप इसको इस तरीके से याद रखते हैं, कैट किस तरह की होती है? ब्लैक कलर की, तो इस तरीके से भी इसको आप याद कर सकते हैं। हु प्रोपाउंडेड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। अब अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी जो है वो किसने दी थी? तो इसका आंसर जो है एमसी सेलेंड हो जाएगा, ठीक है ना। मैकलीलैंड है, सॉरी मैकलीलैंड है और एमसी सेलेंड पढ़ रही हूँ मैं इसको। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन, और कॉन्सेप्ट ऑफ चेनिंग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो वो ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया एग्जांपल देके कंडीशनिंग वाली, तो ये ध्यान रखिएगा। थ्री डायमेंशन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रोवाइडेड। देखो जहां पर भी फ्रेंड्स इंटेलिजेंस वर्ड आ जाएगा ना, इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है उसमें सारों में जो है गिलफर्ड ही आंसर होगा, क्योंकि इसी ने जो है सारे इंटेलिजेंस थ्योरी और टेस्ट वगैरह के बारे में बताया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट का जो अंदर जो है क्या चीज नहीं आती? देखो वेरिएबल रेशो, अलग अलग टाइप से चीजों को देना लेना, वो होता है फिक्स्ड इंटरवल एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। वो बताया था ना बेल बज रही है तो वो बेल बज रही रेनफोर्स हो रहा है, वो उसको बेल बजती है, प्लेट आती है, उसके मुंह में पानी आता है कि अब खाना आएगा। फिक्स्ड रेशो मतलब एक पर्टिकुलर रेशो टाइम पीरियड पे सारे काम हो रहे हैं। मोटिवेशन, यहाँ मोटिवेशन कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, एक लालच दिया जा रहा है साफ साफ और उस लालच की वजह से बंदा काम कर रहा है। ओके, इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी इज गिवन बाय हुम। अब इनसाइट थ्योरी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो गेस्टल वादी द्वारा हो जाएगा, गेस्टलिस्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। द इमोशन ऑफ फियर इज एसोसिएटेड विद, भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? भय संवेग जो है वो एस्केप से है, आप लोगों को पता होगा। अगर हमें डर लगता है तो ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाता है? हम लोग भागने की सोचते हैं कि फटाफट हम लोगों को अब भागना है, हम लोगों को अब जल्दी से यहाँ से निकलना है। वो कब सोचते हैं? वो जब हमें बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट आईक्यू। अब आईक्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने खुद ही ट्रिक जो है अपने आप बनाई थी। तो मासा, आप लोगों ने देखा होगा जो साइंस सीरियल्स वगैरह आते हैं उसमें मासा बोला जाता है ना, मासा कैसी हो तुम? तो मम्मी को बोल जाता है तो ऊपर माँ और नीचे सा ऐसे बना लो, ठीक है, और इनटू में 100। मेंटल एज होती है और ये होती है आपकी करंट एज, ठीक है ना। मेंटल एज का मतलब होता है जो आपकी जिसको बोलते हैं एक बच्चा जो है अगर वो 10 साल का है तो उसकी जो मेंटल एज हो जाएगी वो 12 साल के बच्चे जैसी हो जाएगी, मतलब 2 साल बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। तो वो मेंटल एज ऊपर आ जाती है, जैसे 10 साल का बच्चा है और 12 वर्ष जो है वो क्या कर रहा है, 12 वर्ष की जैसे वो काम कर रहा है, तो 12 ऊपर आएगा और 10 नीचे आएगा और उसको इंटू बाय 100 कर देंगे, तो इससे आपका आईक्यू निकल जाता है 10 धाया 100 और 120। तो आईक्यू जो है वो क्या हो गया? 120 हो गया। फ्रेंड्स आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आईक्यूज के भी अलग अलग लेवल होते हैं, ठीक है ना। अगर 120 से लेकर 140 के बीच में आईक्यू है तो वहां पर वो बच्चा जो है वो वेरी सुपीरियर माना जाता है, ठीक है ना, वेरी सुपीरियर आईक्यू है उसका। अगर 140 से ऊपर है तो वहां पर वो जीनियस माना जाता है, ठीक है ना, जीनियस। ओके, उसके बाद में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो 120 से नीचे के बनते हैं। 120 से नीचे मींस 110 से 119 के बीच, मतलब 120 के बीच जो है अगर माना जाए तो वहां पर बच्चा जो है वो सुपीरियर है, ठीक है ना, सुपीरियर है। और उससे नीचे 90 से 110 के बीच में, अगर 90 से 110 के बीच में माना जा रहा है तो वो वहां पर बच्चा जो है वो एवरेज है, ठीक है। और अगर 90 से नीचे है तो वहां पर बच्चा डल माना जाता है, ठीक है। और अगर 20 से नीचे है तो वहां पर वो इडियट माना जाता है। तो ये एमसीक्यू की कुछ कैटेगरीज है, इनको आप डीपली पढ़ लीजिएगा। ओके, और आगे अकॉर्डिंग टू ब्रॉन फ्रेबनर बायोलॉजिकल मॉडल रूल्स एंड लॉज आर एग्जांपल ऑफ। तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, मैक्रो सिस्टम के एग्जांपल है, ठीक है। डिसकैलकुलिया इज अ टाइप ऑफ डिसकैलकुलिया। अब ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसमें आपको ध्यान रखने की क्या जरूरत है फ्रेंड्स की आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज के ना कुछ टाइप्स होते हैं, वो आप लोगों को ना ध्यान रखने हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब डिसकैलकुलिया कुछ तो ये ट्रिक्स है भी मैंने अपने टाइम पर याद करी थी, तो आप लोगों को मैं वही ट्रिक बताती हूँ। जैसे डिसकैलकुलिया, अब ये लर्निंग डिसेबिलिटी है और डिसकैलकुलिया
कैलकुलिया का मतलब क्या होता है, सिंपल आप देख सकते हैं इसमें कैलकुलेशन समथिंग वर्ड आ रहा है ना। तो कैलकुलिया का मतलब जो है वो क्या हो गया कि कैलकुलेशन करने में जब प्रॉब्लम हो रही है, गणित समझने में दिक्कत हो रही है, मैथ के क्वेश्चंस करने में जब दिक्कत हो रही है तो वो हो जाता है। बट ये टाइप पूछने की किस टाइप का है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है ना। लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ टाइप्स होते हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी होती है, जैसे विजुअल डिसेबिलिटी जिसमें दिखाई नहीं देता, ऑडिटरी डिसेबिलिटी जिसमें हमें सुनाई नहीं देता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जब हमारा मेंटल लेवल ठीक नहीं होता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जब हम मोटरिंग स्किल्स जो है वो नहीं कर पाते, लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे कि जो अलग अलग टाइप की होती है, लिखने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, पढ़ने में दिक्कत, ठीक है ना, और मैथ समझने में दिक्कत, तो सारे वो मेंटल एबिलिटीज है हमारे रिलेटेड होते हैं। इसके मैं कुछ आपको मेन टाइप्स बता देती हूँ लर्निंग डिसेबिलिटी के कौन कौन से होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आ जाता है आप लोगों का डिसलेक्सिया, ठीक है ना। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया जो है वो आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है। आप लोगों ने तारे जमीन पर पिक्चर देखी होगी जिसके अंदर वो बच्चे को दिक्कत होती है, तो वो सॉ और वॉज में डिफरेंस नहीं कर पाता कि ये लिखा क्या है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का सिंपल डिसलेक्सिया है। ओके, अब ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जो तारे जमीन पर वो जो लड़का था उसका नाम जो तो क्या था, डिसलेक्सिया था भाई, ठीक है। उसके बाद आता है अप्रैक्सिया। अप्रैक्सिया जो है उसके अंदर क्या होता है, बच्चे को, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ अप्रैक्सिया। अप्रैक्सिया के अंदर क्या होता है, बच्चे को लिखने में, बोलने में, टहलने में, चलने में, सब में दिक्कत होती है। ओके, उसके बाद आता है डिस्प्रैक्सिया, इसी का ही टाइप है डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया के अंदर क्या चीज होती है, डिस्प्रैक्सिया जो है वो अप्रैक्सिया का ही एक टाइप है, जिसके अंदर माइंड में अगर कुछ चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसमें जो है माइंड एकदम बच्चा जो है अबनॉर्मल वाले एक्टिविटीज करता है, तो उसको जो है डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है अफेसिया। थोड़े से आप पढ़ लीजिए, एक दो बार आप सुन लेंगे जो मैं बता रही हूँ तो आपको याद हो जाएगा, थोड़े बहुत एटलीस्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अफेसिया, अफेसिया क्या होता है, जब हम कुछ सीखने में, कोई चीज हमें मुंह से कोई बता रहा है बट हम उसको सीख नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो अफेसिया है, ठीक है। उसके बाद में आता है डिस्फेजिया। अब यहाँ से मैंने थोड़ी सी ट्रिक बनाई थी, डिस्फेजिया, फेजिया को आप याद रख लीजिएगा फ्रेज से, और फ्रेज के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, फ्रेज को आपको बताना पड़ता है, बात करना, तो अब जब बात करने में दिक्कत है तो डिस्फेजिया है। ओके, उसके अलावा में डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया के अंदर लिखने में दिक्कत, अब ग्राफ से याद रख लो, ग्राफ जो है बनाना होता है ना हाथ से, तो लिखने में जो दिक्कत होती है डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया के अंदर जब हमें मैथ्स में दिक्कत है, गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो वो डिसकैलकुलिया। और डिस्थीमिया, डिस्थीमिया के अंदर होता है जब हम बच्चे का जो माइंड है वो हमेशा जो है वो अलग ही रिएक्ट करता है। ओके, तो ये इस तरीके के थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट एक्ट एज पॉजिटिव रेनफोर्स, पॉजिटिव रेनफोर्स में क्या नहीं आएगा, टॉफी पॉजिटिव रेनफोर्स है, ठीक है ना। हमें कोई काम करवाना तो देखा ना, बच्चों को बोलते हैं टॉफी मिलेगी ये काम करो, बिस्किट रेनफोर्समेंट है, मनी भी रेनफोर्समेंट है, बट अब बिटर मेडिसिन जो है वो पॉजिटिव रेनफोर्स नहीं है, ठीक है ना, वो नेगेटिव रेनफोर्स है। नेगेटिव मीन्स कि मेडिसिन एक कड़वी दवाई है और ये डर वाला है, डर वाली कोई चीज जब हम कराते हैं ना तो वो चीज, वो गलती बच्चा दोबारा से नहीं करता। ओके, अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी लोग जो है बच्चों को डराती हैं कि इंजेक्शन लग जाएगा तुम्हें और मैं इंजेक्शन लगवा दूंगी, या फिर इंजेक्शन लगा देगा डॉक्टर, चुप हो जाओ इसलिए शोर मत करो, तो वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट, डरा के उससे कुछ काम निकलवाया जा रहा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है जब हम कोई चीज सीख के, देख के सीखते हैं, ठीक है, तो उसमें इंटेलिजेंस, रिटेंशन होता है, रिटेंशन आप लोगों ने वो करा होगा अगर मतलब कि अटेंशन, फिर उसके बाद में रिटेंशन, रिटेंशन के बाद रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के बाद में मोटिवेशन। ये आप लोगों की थ्योरी है जो जिसके अंदर आप लोग ऑब्जर्व करके कोई चीज सीखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना, कंडीशनिंग भी होती है, पर्सनैलिटी भी होती है, रिटेंशन भी होती है, बट इंटेलिजेंस इसका कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। आगे, सिगमंड फ्रॉयड इज नोन एज, फ्रॉयड ने क्या दिया था, इन्होंने सेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर जो सिद्धांत दिया था, मनोलैंगिक के ऊपर, ठीक है, अभी ऊपर आया था ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मोरल सिद्धांत जो है मोरल डेवलपमेंट के लिए किसने बोला गया, प्याजे और कोलबर्ग, ठीक है। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर भी दिया है, और थॉर्नडाइक हो गया, और कौन सा था, वाइगॉत्स्की, वाइगॉत्स्की और थॉर्नडाइक ने ऊपर, दोनों ने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान के ऊपर तर्क दिए हैं। ओके, 90 से 110 की रेंज, अब देखो वो आईक्यू वाले क्वेश्चन आ गए, 90 से 110 वाले जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वेरी सुपीरियर होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में, सॉरी, 90 से 110 वाले एवरेज होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि 90 से 110 वाले जो है वो कौन से होते हैं, एवरेज होते हैं। उससे ऊपर भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बोला था अभी, कि उससे ऊपर के अगर आप देख रहे हैं तो वहां पर वो वेरी सुपीरियर हो जाएंगे, और उससे ऊपर के फिर आप लोगों के जीनियस कहलाते हैं, ठीक है ना। और 20 से नीचे वाले के स्टूपिड या फिर इडियट कहलाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू टीच विजुअली इंपायर्ड चिल्ड्रन, विजुअली इंपायर्ड मतलब अगर देखने में सक्षम नहीं है बच्चा तो उसको कौन सी टेक्निक से कराया जाता है, टेलर फिल्म, ठीक है ना। ये एक तरीके से उन बच्चों के लिए होती है जो देख नहीं सकते, ठीक है ना, फिल्म फ्रेम है, सॉरी फिल्म नहीं है। द रिसर्च कैरिड आउट ऑन बोबो डोल सपोर्ट विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग, तो जो बोबोडोल है वो सोशल लर्निंग के लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिया गया था बोबोडोल वाला, कि ऑब्जर्व करके कि किस तरीके से जो है बिहेव किया जाएगा, तो ये एक मतलब सिद्धांत ही है थॉर्नडाइक का, पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी टू अवॉइड पनिशमेंट कम्स अंडर विच लेवल, अब बच्चे को जो है उससे बचाने के लिए, तो ये किसके अंदर आता है, तो ये प्री कन्वेंशनल में आ जाता है, मतलब कि पनिशमेंट वगैरह, कोलबर्ग जिसके अंदर मैंने आपको बताया था ना, कोलबर्ग के अंदर
कितनी है? मैंने आप लोगों को बताया था आई थिंक कि कोलबर्ग की जो है वो आप लोगों की 4 स्टेजेस हैं और इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा बस ध्यान रखने की जरूरत है कि देखो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि स्टेजेस जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी। अगर आप लोगों ने स्टेजेस अच्छे से नहीं करी है तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जैसे कोलबर्ग की स्टेज हो गई, ओके, और इसके अलावा में आप लोगों की पियाजे की हो गई, ठीक है ना, पियाजे के बाद इरिक्सन हो गया, इरिक्सन के बाद आप लोगों का ये जो हम लोगों ने एक और जो अभी करा था थॉर्नडाइक वाला, ये हो गया। तो यहाँ से आप लोगों को ना काफी सारी चीजें जो है वो सीखने के लिए मिल सकती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा बस इन चीजों के ऊपर काम करिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आ रखा है क्वेश्चन कि कोलबर्ग डेवलपमेंट से हो रही, तो कोलबर्ग के ऊपर आप लोगों को मैंने अभी बताया ही था कि 4 स्टेजेस होती है, 3 स्टेजेस होती है, ठीक है ना, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल वाली। तो इसके अंदर भी इसने ना 2-2 पार्ट में उस चीज को डेवलप कर रखा है, ठीक है ना। मैं एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ जो भी कोलबर्ग की थ्योरी है। कोलबर्ग के अंदर 3 स्टेज है और तीनों ने उसको अलग अलग उसमें कर रखा है। जैसे एक सबसे पहले है प्री कन्वेंशनल जो कि 4 से 10 साल की है, ठीक है ना, बट इसको 2 पार्ट में उसने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले जो है जो सबसे पहली वाली है वो पनिशमेंट वाली है, ठीक है ना, पनिशमेंट एंड डिसोबीडियंस ये वाली, और उसके बाद में म्यूचुअल एक्सचेंज या टिट फॉर टैट, आप याद रखिए। 4 से 10 साल में जैसे होता है ना कि तूने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। और ओबीडियंस और पनिशमेंट मतलब बच्चों को पनिशमेंट देके चीजों को समझाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो ये प्री ऑपरेशनल है, प्री कन्वेंशनल। और उसके बाद में आ जाती है सेकंड वाली कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में क्या है, सबसे पहले प्री, उसके बाद में कन्वेंशनल, ये आ जाती है आपकी 4 से 10 वर्ष, और ये आ जाती है आपकी 10 से 13 वर्ष, ठीक है ना, 13 वर्ष कोलबर्ग की। तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। इसके अंदर फर्स्ट वाली आती है गुड बॉय बैड बॉय, 10 से 13 साल के इसके अंदर क्वेश्चन भी बनते हैं। तो 10 से 13 साल के अंदर गुड बॉय बैड बॉय वाली फील आती है। और उसके अलावा में रूल्स और रूल्स, तो रूल्स के ऊपर जो है बच्चे ज्यादा ध्यान देते हैं, स्कूल्स में आ जाते हैं तो रूल्स के ऊपर उनको बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है। उसके बाद में आती है पोस्ट कन्वेंशनल जो 13 साल से ऊपर के लिए होती है, ठीक है ना, पोस्ट कन्वेंशनल जो 13 साल से ऊपर के लिए होती है। और इसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसके अंदर भी 2 स्टेजेस होती हैं। एक होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ठीक है ना, इंडिविजुअल मतलब समाज में देखा जाता है, समाज में थोड़ा सा वो घुलता मिलता है बच्चा। और एक दूसरी चीज इसके अंदर आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, मतलब कि समाज के जो जो सिद्धांत हैं, जो जो चीजें बनी हुई हैं वो उनको देखता है, समझता है और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कोलबर्ग की थ्योरी आ गई जिसके अंदर 3 ही लेवल है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है ना। द लर्निंग डिसेबिलिटी वॉज फर्स्ट कॉन्ड बाय होम, तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो किसने बताई थी, तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है सैमुअल क्लिक, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अभी फ्रॉड वाला तो हमने करा ही, मनोलैंगिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। द अट्रैक्शन ऑफ बॉय टुवर्ड हिज मदर वाज टर्म्ड एज फ्रॉड एज, और जो इरेक्शन मतलब कि अट्रैक्शन ऑफ बॉय की अपनी मम्मी की तरफ अट्रैक्शन जो होती है वो फ्रॉड ने उसको क्या चीज बोली है, क्या चीज के लिए ऊपर उसने ध्यान दिया है, तो इसको उसने बोला है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो ये आप इसका सिद्धांत है, इसको आप पढ़ लीजिएगा इफ पॉसिबल। ओके, तो यहीं से आप लोगों का पोर्शन जो है वो खत्म हो जाता है सीडीपी का। और इस टाइप से ये नहीं मैं बोलूंगी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं, बट आप लोगों को ध्यान क्या देना है कि कॉन्सेप्ट्स करिए, आपको कॉन्सेप्ट्स देखने हैं कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उनके ऊपर आपको बहुत अच्छे से काम करना है बस, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।